गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने वीडियो 2 में आपको समष्टि अर्थशास्त्र के लेसन 4 आय और रोजगार के निर्धारण में वीडियो 2 में उपभोग फलन और निवेश फलन तक पढ़ाया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं समस्त मांग का ग्राफीय प्रस्तुति। समस्त मांग फलन आय के प्रत्येक स्तर पर कुल मांग है जो उपभोग प्लस निवेश के द्वारा प्राप्त होती है। इसको ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। ग्राफ के अनुसार इसका मतलब है कि समस्त मांग को ऊर्ध्वाधरीय आधार पर उपभोग और मांग के फलनों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ग्राफ में देखिए तीन लाइनें हैं। जो सबसे ऊपर वाली है वो समस्त मांग की है, जो सी बार बराबर प्लस आई बार प्लस सी वाई के द्वारा निरूपित की गई है। दूसरी रेखा जो एम से गई है, पहली रेखा एल से गई है, दूसरी एम से गई है तिरछी रेखा, वो है सी बराबर सी बार प्लस सी वाई। और तीसरी जो है निवेश फलन वाली आई बराबर आई बार है। तो तीनों फलनों को जो है समस्त मांग अभी बताने जा रहे हैं और भोग फलन और निवेश फलन पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था। तो इनको एक साथ ग्राफ पे इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ ओ एम जो है वाई एक्सिस पे वो सी बार है, ओ जे बराबर है आई बार और ओ एल बराबर है सी बार प्लस आई बार। तो ये समस्त मांग को उपभोग तथा निवेश फलनों को ऊर्ध्वाधरीय आधार पर जोड़कर प्राप्त किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्रीय साम्य आपूर्ति पक्ष व्यष्टि अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में हम पूर्ति वक्र को उस चित्र से दिखाते हैं जहां कीमत ऊर्ध्वाधर रेखा अक्ष पर होती है और पूर्ति मात्रा को क्षैतिज अक्ष पर दिखाते हैं। तो लाइन के साथ यहाँ ग्राफ में समस्पूर्ति वक्र दिखाया गया है, जो कि आप लेसन 2 में व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ी थी। तो समस्त पूर्ति जो है वाई एक्सिस पे दिखाई जा रही है और जीडीपी जो है ये आपकी एक्स एक्सिस पे है। और ए बिंदु जहाँ 1000 लिखा है वहाँ से वो ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करती है वो समस्त पूर्ति है और इसका ढालान 45 है। साम्य क्या होता है? साम्य को एक ग्राफ द्वारा प्रत्याशित समस्त मांग और पूर्ति को एक चित्र में एक साथ रखकर दिखाया जाता है। ये चित्र 4.6 आपकी बुक में भी बना है। वो बिंदु जहाँ प्रत्याशित समस्त मांग प्रत्याशित समस्त पूर्ति के बराबर है साम्य होगा। ये साम्य बिंदु ई है और आय का साम्य स्तर OY1 है। तो आप यहाँ पे ग्राफ देखिए, जो O से सीधी रेखा गई है 45 अंश पे ऊपर और एल से रेखा गई है, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। तो ई बिंदु जो है वो साम्य का बिंदु है, प्रत्याशित साम्य मांग और पूर्ति का साम्य है ये। तो बी जो है इसमें बीजगणितीय रीति या विधि है। तो बीजगणितीय रीति से हम जो है कैसे निकालते हैं प्रत्याशित समस्त मांग? प्रत्याशित समस्त मांग बराबर होती है आई बार प्लस सी बार प्लस सी वाई और प्रत्याशित समस्त पूर्ति वक्र बराबर होता है वाई के, जो कि एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है। वाई एक्सिस पे प्रत्याशित समस्त मांग और पूर्ति दिखाया गया है। फिर इसमें आपका जो बीजगणितीय रीति है या विधि है, तो समस्त मांग बराबर पहले की तरह आई बार प्लस सी वाई है और प्रत्याशित समस्त पूर्ति वक्र बराबर वाई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई बराबर वाई। अब वाई वाला पद जो है एक साइड ले लीजिए, तो वाई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस सी बराबर आ जाएगा सी बार प्लस आई बार। तो वाई बराबर हो जाएगा सी बार प्लस आई बार अपॉन 1 माइनस सी। अब समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमने देखा कि आय का संतुलित स्तर समग्र मांग पर निर्भर करता है। यदि समग्र मांग में परिवर्तन होता है तो आय का संतुलित स्तर में भी परिवर्तन होता है। ये निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक परिस्थितियों में हो सकता है। उपयोग में परिवर्तन, ये नंबर 1 सी बार में परिवर्तन या नंबर 2 स्मॉल सी में परिवर्तन के कारण हो सकता है। दूसरा निवेश में परिवर्तन। अभी तक हमने माना है कि निवेश स्वतंत्र है, यद्यपि इसका अर्थ केवल इतना ही है कि ये आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। आय के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे चर हैं जो निवेश स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक है साख की उपलब्धता। साख यानी ऋण।
साख की आसान उपलब्धता निवेश को बल देती है। एक अन्य कारक है ब्याज की दर। ब्याज की दर निवेश योग्य निधि की लागत है। ब्याज की ऊंची दरों पर फर्मों की प्रवृत्ति निवेश को कम करने की होती है। आइए अब हम निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से निवेश में परिवर्तन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए कि C को एक इक्वेशन से हम डिनोट कर रहे हैं। C बराबर 40 प्लस 0.8y और I बराबर यहाँ पे 10 है। इस स्थिति में संतुलित आय समीकरण से प्राप्त 250 हो जाता है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे बगल में ग्राफ भी देख लीजिए, स्थिर कीमत मॉडल प्रतिरूप में संतुलन, निर्गत और समस्त मांग। तो इसमें 3 रेखाएं आपको दी गई हैं। तो ये जो आपकी एक सीधी रेखा है जो एक्स एक्सिस के समांतर है, जहाँ पे G लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो तिरछी रेखा गई है वो AD1 बराबर A1 बार प्लस CY है, और एक दूसरी तिरछी रेखा जो A2 से निकल रही है Y एक्सिस के, वो AD2 बराबर A2 बार प्लस CY के बराबर है। Y एक्सिस समस्त मांग को दिखा रहा है। ठीक है, तो स्थिर कीमत मॉडल प्रतिरूप में संतुलन, निर्गत और समस्त मांग को इस तरह के ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। तो हमने हाईलाइट कर रखा है कि जैसे E2J जो है वो डेल्टा I बार है, ठीक है, और EF भी डेल्टा I बार है, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी समान होती है। और जहाँ पे ये दोनों तिरछी ये G कट कर रही है पहली रेखा को, AD2 बराबर A2 बार और प्लस CY को, वो पॉइंट आपका E1 है, और जो दूसरी रेखा को कट कर रही है वो E2 है। तो E2 से Y एक्सिस पे समांतर AD2 आया, और E1 से समांतर आप Y एक्सिस पे AD1 देख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इक्वेशन हमने बताई थी C बराबर 40 प्लस 0.8y और I बराबर हम 10 ले रहे हैं, इस स्थिति में संतुलित आय समीकरण से प्राप्त 250 हो जाती है। मान लीजिए कि निवेश बढ़कर 20 हो जाता है। देखा जा सकता है कि नई संतुलित आय 30 होगी। इसे ग्राफ पे आप देख सकती हैं। y बराबर C प्लस I बराबर 40 प्लस 0.8y प्लस 10, ताकि y बराबर 50 प्लस 0.8y, यानी y बराबर 1/1 माइनस 0.8 इंटू 50। तो नीचे हर में जब 1 में से 0.8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। दशमलव हट के ऊपर 500 हो जाएगा। 500 बटे 2 बराबर 250 होता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि गुणक क्रियाविधि क्या होती है। पिछले खंड में हमने देखा गया था कि स्वतंत्र व्यय में 10 इकाई का परिवर्तन होने पे संतुलित आय में 50 इकाई का परिवर्तन यानी 250 से 300 होता है। हम इसे गुणक क्रियाविधि के द्वारा समझ सकते हैं, जिसकी व्याख्या यहाँ की गई है। अंतिम वस्तु के उत्पादन में श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम जैसे कारकों को लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर अथवा उपदान की अनुपस्थिति में अंतिम वस्तुओं के निर्गत के कुल मूल्य को उत्पादन के विभिन्न कारकों में वितरित कर दिया जाता है, जो क्रमशः श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान होता है। शेष बचा हुआ उद्यमी के पास होता है, जिसे लाभ कहते हैं। अतः अर्थव्यवस्था में समस्त कारक अदायगी का योग राष्ट्रीय आय अंतिम वस्तुओं के निर्गत के समस्त मूल्य सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। उपयुक्त उदाहरण में अतिरिक्त निर्गत का मूल्य 10 को विभिन्न कारकों में कारक अदायगी के रूप में वितरित कर दिया जाता है, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की आय में 10 की वृद्धि होती है। जब आय में 10 की वृद्धि होती है तब उपभोग व्यय में भी 0.8 इंटू 10 की वृद्धि होती है, क्योंकि लोग उपभोग पर अपनी अतिरिक्त आय का 0.8, जिसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, व्यय करते हैं। अतः अगले दौर में अर्थव्यवस्था में समस्त मांग में 0.8 इंटू 10 की वृद्धि होगी, और पुनः 0.8 इंटू 10 के बराबर अधिमांग उत्पन्न हो जाती है। तो अंतिम वस्तु बाजार में गुणक यांत्रिकता को इस चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। तो दौर 1 में उपभोग 0 है, समस्त मांग 10 है, निर्गत आय कितनी है? 10 है। दौर 2 आ रहा है, तो अब ये 10 गुना वृद्धि होगी, 0.8 इंटू 10। समस्त मांग में भी इतनी ही वृद्धि होगी और निर्गत आय में भी इतनी वृद्धि होगी। दौर 3 में अब 0.8 का होल स्क्वायर इंटू 10 का उपभोग होगा, इतना ही समस्त मांग में होगा, और निर्गत आय जो है इतनी ही होगी। दौर 4 में क्यूब हो जाएगा 0.8 का इंटू 10, तो समस्त मांग में भी इतना ही होगा और निर्गत और आय में भी इतना ही होगा।
अंतिम वस्तुओं के निर्गत में कुल वृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें अंतिम कॉलम में अनंत ज्यामितीय श्रृंखला का योग प्राप्त करना चाहिए। यानी जो समीकरण हमें अभी जो टेबल देखा है उसमें पहले कॉलम में 10 मिला था, प्लस दूसरे कॉलम में 0.8 × 10 है, प्लस तीसरे कॉलम में 0.8 स्क्वायर × 10 है, अनंत तक ऐसी सीरीज जाती जाएगी। तो आपने 10th में वो श्रेणियाँ पढ़ी हैं, ज्यामिति, ये जो श्रेणियाँ होती ज्यामितीय श्रृंखला वाली श्रेणी, यानी a + AR + A²R इस तरह से होती है, जहाँ पे a जो है वो 10 है और r 0.8 है। तो उसके लिए योग का फार्मूला होता है s = a/1 - r। आप लोगों ने अंगणितीय श्रेणी पढ़ी थी। अब यहाँ ज्यामितीय श्रृंखला के लिए योग का फार्मूला है, जो कि आगे के क्लास में गणित में है आपके। तो आपको सिंपली बस फार्मूला याद करना है कि योग s = a/1 - r, a 10 है और r 0.8 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो a की जगह 10 लिखेंगे अपॉन 1 - 0.8। फिर क्या आ जाएगा, 1 में से 0.8 घटाएंगे तो 0.2 आएगा, 0 हटाएंगे तो 10 की जगह 100 हो जाएगा, 100/2 = 50 आएगा। अतः स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से कुल निर्गत के संतुलन मूल्य में अधिक वृद्धि होती है। अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था का निर्गत गुणक कहते हैं। स्मरण रहे कि 10 और 0.8 क्रमशः डेल्टा I बार बराबर डेल्टा A बार तथा MPC मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। अतः गुणक की अभिव्यक्ति को इस प्रकार लिखा जा सकता है, निर्गत गुणक बराबर डेल्टा Y अपॉन डेल्टा A बार बराबर 1/1 - C बराबर 1/S। मितव्ययता का विरोधाभास। मितव्ययता शब्द आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यानी कम खर्च करने वाली स्थिति। यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा देते हैं, मतलब आय जो मिल रही है उसमें बचत ज़्यादा कर देते हैं। यदि अर्थव्यवस्था की बचत की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात इससे या तो बचत में कमी आएगी या वो अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को मितव्ययता का विरोधाभास कहते हैं, जो ये बतलाता है कि जब लोग अधिक मितव्ययी होते हैं तो वो कमोवेश पूर्ववत ही बचत करते हैं। ये परिणाम यद्यपि असंभव प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में हमारे द्वारा पढ़े गए मॉडल का अनुप्रयोग है ये। अब जब A बार में परिवर्तन हो तो रेखा में समांतर रूप से ऊपर की या नीचे की ओर शिफ्ट होती है। यहाँ पे आपको 3 रेखाएं दिखाई गई हैं। तो इसमें जो बीच वाली रेखा है वो AD1 बराबर A बार + C1y को प्रकट करती है। जो नीचे वाली है वो AD2 बराबर A बार + C2y को प्रकट करती है। एरो चिन्ह ये दिखा रहा है कि ये रेखा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट होती है जब A बार में परिवर्तन होता है तो, किंतु जब C में परिवर्तन होता है तो रेखा ऊपर या नीचे की ओर झुकती है ना। जैसे जो तीसरी रेखा जो सबसे ऊपर दी है वो झुकी हुई दिखाई दे रही है 45 अंश पे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि अथवा सीमांत बचत प्रवृत्ति में कमी रेखा AD की प्रवणता में कमी आती है और ये नीचे की ओर झुकती है। इस स्थिति का चित्रांकन रेखा चित्र में किया गया है। मितव्ययता का विरोधाभास, समस्त मांग रेखा का नीचे की ओर झुकाव। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो किताब से इसको फिर से पूरा स्टडी करिए। जो पॉइंट नहीं समझ में आए हैं वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भेजेंगे और वो क्वेश्चन आंसर अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा।